हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, मासिक स्राव के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, आपने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा, आंतरिक जननांग पढ़े, बाह्य जननांग पढ़े। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज आपको मजा आने वाला है क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दूंगी कि आप लाइफ टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भूलेंगे। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्लीज शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आज की जो वीडियो है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है, मैं खुद बताती हूँ, आप लोग फीडबैक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मासिक धर्म, आज आप इसके अनाटमी, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन एंड फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे। फेजेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज आते हैं, ठीक है। 3 फेज आते हैं बेसिकली। वो फेजेस क्या हैं, क्या चेंजेस होते हैं, किस में चेंजेस होते हैं, ये सब आज आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे कार्पस लुटियम बनता है, कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, सब मैं आपको आज क्लियर करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले तो आपको एक डेफिनेशन समझनी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहीं बैठिए और मेरी बात को सुनिए और समझिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पूरी लिखी हुई चीज है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? एक सीरीज है कुछ इवेंट्स की। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो रेगुलर चलती है, एक सीरीज है जो जब से लड़की के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और मीनोपॉज जब तक होता है, जो कि मैंने आपको बताया 15 से 45 साल की जो उम्र होती है, उस उम्र में ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। हर महीने में 26 से 30 दिन इसको ले लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है। क्या होता है? 28 दिन का, ठीक है। थ्रू आउट ये चलती रहती है। चाइल्ड बियरिंग पीरियड और रिप्रोडक्टिव एज, जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज है 15 से 45 साल की, जब पहला मीनार्की आ जाता है, प्यूबर्टी, जब लड़की 12 से, मैंने आपको बताया था 10 से 16 साल की उम्र प्यूबर्टी की होती है, तो जब भी उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मतलब फर्स्ट मीनार्की आता है, तब से लेकर के मीनोपॉज तक चलने वाली, रिप्रोडक्टिव एज में, चाइल्ड बियरिंग एज में चलने वाली ये प्रक्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पर इसको पढ़ूंगी। द मंथली साइकिल ऑफ चेंजेस इनटू द ओवरीज एंड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। आपको समझना है परिवर्तन कहाँ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये हर महीने आने वाला साइकिल है। चेंजेस होते हैं ओवरी के अंदर। जो ओवरी है जिसके अंदर ओवम का निर्माण होता है, उस ओवरी में, मैंने आपको जब रिप्रोडक्टिव साइकिल के इंटरनल ऑर्गन्स बताए थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्योंकि अगर ओवरी नहीं होगी तो ओवम नहीं बनेगा, अंडा नहीं बनेगा, ओवरी नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है फीमेल के, वो रिलीज ही नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। चेंजेस कहाँ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? ओवरीज में होते हैं, इसके साथ साथ यूटेरस में होते हैं। यूटेरस मतलब गर्भाशय में होते हैं, ठीक है। क्या होता है? प्रिपरेशन होती है एग की फॉर द फर्टिलाइजेशन। एक एग बनता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। वाइल द फॉलिकल, अब ये टर्म बार बार आएगा, फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब लिख लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। फॉलिकल का मतलब होता है ओवम। फॉलिकल ओवम का सिनोनिम है, फॉलिकल अंडे का सिनोनिम है। ओवम को ही oocyte बोलते हैं, ओवम को ही फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। ये बायो लैंग्वेज है। फॉलिकल, oocyte, ओवम, ये सब ओवम के अंडे के नाम है। तो फॉलिकल क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्या है? अंडा है। फॉलिकल क्या है? अंडा। प्रिपेयर्ड एग इन द ओवरी ब्रेक्स एंड इट रिलीज फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूलेशन अकर। अब क्या होता है ओवराइन में? क्या चेंजेस होते हैं ओवराइन में? बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, एग बनता है, वो एग फर्टिलाइज होने के लिए बाहर आता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो जो है बाहर, मतलब आगे उसको क्या होता है, वो प्रेगनेंसी ले जाता है, और नहीं तो क्या हो जाता है, आपके जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो चलती रहती है। कैसे? शेडिंग ऑफ पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है? वो अंडा ओव्यूलेशन से बाहर आता है, ठीक है। या तो 2 कंडीशंस बनेंगी, या तो वो फर्टिलाइज होगा, या तो वो फर्टिलाइज एग वो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, वो शेड होती है, वो झड़ती है, और उसी से आपके क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अभी तुम्हारे कुछ भी दिमाग में नहीं आया होगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगी ना तो ये डेफिनेशन पे मैं वापस आऊंगी और फिर मुझे बताना कि ये डेफिनेशन तुम्हें समझ में आई या नहीं आई। क्लियर है? अभी मैं मान रही हूँ तुम 0/0, और बहुत अच्छा है। जो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हैं, 0 हैं, उनके दिमाग में सबसे अच्छी तरीके से जाएगी मेरी बात। फिलहाल मैं जो डेफिनेशन पढ़ा, जो आपको समझाने की कोशिश करी, उतना कुछ समझ में आया नहीं आया, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम।
मेंस्ट्रुएशन क्या है? नॉर्मल जो एग है, दो कंडीशंस उसमें बनेंगी, या तो वो फर्टिलाइज होगा, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन आएगा। क्लियर है? अब कैसे होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे होता है? देखो, सबसे पहली बात, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है। विजिबल मैनिफेस्टेशन मतलब आपको दिखाई देता है, जो ब्लड बाहर आता है वजाइना से, वजाइना के बाहर निकलता है, फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग है, वो दिखाई देती है। वो ब्लीडिंग कहाँ से होती है? वो ब्लीडिंग यूटेरन से होती है, आपके यूट्रस से होती है। ब्लड यूट्रस में भरा होता है जो कि वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ब्लड आपके गर्भाशय में भरा होता है फीमेल्स के, जो कि बाहर निकलता है वजाइना के थ्रू, ठीक है, योनि मार्ग के थ्रू। वजाइना को हिंदी में योनि बोलते हैं ना। बट ये होता कैसे है? ये इनविजिबल इंटरप्ले है हार्मोन्स का। ऐसा एक हार्मोन का रोल है जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन बॉडी के अंदर होता है। मतलब ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? वो बोलते हैं HPO एक्सिस। क्या है HPO एक्सिस? H इज हाइपोथैलेमस, P इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड O इज ओवरीज। समझ में आया? ये HPO एक्सिस की वजह से होता है। ये इतनी साइकिल आपकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में कैसे चलती है? आपको ब्लड दिखाई देता है लेकिन इतना कुछ हुआ बॉडी के अंदर वो आपको पता ही नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स का एक इनविजिबल इंटरप्ले है बॉडी के अंदर, दिखाई ना देने वाला एक ऐसा रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है फीमेल्स में। उसको बोलते हैं HPO एक्सिस। H का मतलब होता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले आप समझिए, ये इमेज दिख रहा है, ये लड़की बनी है, इमेज दिख रहा है ये वाला, ये क्लियर हो रहा है ये इमेज, ठीक है? क्या हो रहा है इसमें? देखो, हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या? GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है आपके GnRH। GnRH से क्या होता है? GnRH पिट्यूटरी पे वर्क करता है। कौन सी पिट्यूटरी पे वर्क करता है GnRH? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पहले भी पढ़ाया हुआ है, पीयूष ग्रंथि के बारे में। ये इसका एंटीरियर मतलब पोर्शन है, मतलब आगे वाला भाग। एंटीरियर का मतलब आगे वाला भाग, और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला भाग। पिट्यूटरी इसी अवस्था में होती है, ठीक है? आगे वाले भाग से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं? FSH निकलता है, LH निकलता है, ACTH निकलता है, GH निकलता है, MSH निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलते हैं। किससे? एंटीरियर वाले भाग से, ठीक है? एंटीरियर मतलब आगे वाले भाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग से। तो अब क्या होगा देखिए, मैंने आपको समझाया। हाइपोथैलेमस किस पे वर्क करेगा? GnRH पे। हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? GnRH निकालेगा। GnRH क्या निकालेगा? GnRH किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी के आगे वाले भाग पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलते हैं? दो हार्मोन निकलते हैं। मैंने आपको बहुत सारे हार्मोन बताए, लेकिन हमें यहाँ दो ही की जरूरत है, जो कि है FSH एंड LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको? फॉलिकल का मतलब है ओवम। तो ओवम को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल किसका सिनोनिम है? ओवम का सिनोनिम है। oocyte किसका सिनोनिम है? ओवम का सिनोनिम है। ये सब एक ही चीज है, समझ में आ गया? तो फॉलिकल को स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करने वाला, डेवलप करने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? FSH हार्मोन, ठीक है? और दूसरा कौन सा हार्मोन निकलता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा कौन सा हार्मोन निकलता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस ने क्या हार्मोन निकाला? GnRH। GnRH ने किस पे काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया, पिट्यूटरी के आगे वाले भाग पे काम किया। पिट्यूटरी के आगे वाले भाग पर काम किया तो उसमें से दो हार्मोन निकले, FSH और LH। FSH और LH अब किस पे काम करेंगे? ओवरीज पे। किस पे काम करेंगे? ओवरीज। ओवरीज जो आपके क्या बोलते हैं ओवरीज को? हिंदी में शायद अंडाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो दो ओवरीज ये पेयर में होती हैं, ये ध्यान रखना, ओवरीज हमेशा पेयर में होती हैं। समझ में आ रहा है? दोनों साइड होती हैं ओवरीज, आपने देखी भी होंगी, अभी मैं दिखाऊंगी भी पिक्चर। अब इन ओवरीज से दो हार्मोन निकलते हैं, वो कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन भी लिखा होता है, ई भी लिखा होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ गया? तो ये है HPO एक्सिस। H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड O स्टैंड्स फॉर ओवरीज। H से क्या डिनोट कर रहे हैं हम? हाइपोथैलेमस को। P से क्या डिनोट कर रहे हैं हम? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और O से क्या डिनोट कर रहे हैं हम? ओवरीज को। तो जिस भी फीमेल में ये HPO एक्सिस एकदम करेक्टली वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? जिसमें ये तीनों अच्छे से सही वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब नॉर्मल MC हो रही है। HPO एक्सिस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए,
प्रॉपर ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये प्रॉपर वर्क करें, हाइपोथैलेमस सही से काम करे, पिट्यूटरी सही से काम करे, उसके बाद ओवरी सही से काम करे। इसके अलावा यूटेराइन एंडोमेट्रियम भी रेस्पॉन्स करे ओवरीज हार्मोन्स के लिए। ओवरी से जो दो हार्मोन निकल रहे हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो आगे जाके यूट्रस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा यूट्रस से ब्लड बाहर निकले इजीली, आउटफ्लो इजीली हो। अगर ये तीनों कंडीशन सही हैं, सही से काम हो रहा है, तो आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने की मिलेगी जो कि 28 दिन की होती है, और इसे बोलते हैं आपके यूमेनोरिया। क्या बोलते हैं? यूमेनोरिया। मीनिंग ऑफ यूमेनोरिया, नॉर्मल और रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सबसे पहले क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस आपके ग्लैंड है, आपको पता है शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस किस पर काम कर, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करती है? हाइपोथैलेमस आपके जीएनआरएच रिलीज करती है। जीएनआरएच किस पर काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग पर काम करता है। जब वो आगे वाले भाग पर काम करता है तो उसमें से दो हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन के लिए जरूरी हैं। कौन से? एफएसएच और एलएच हार्मोन। एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला, फॉलिकल को मैच्योर करने वाला। फॉलिकल का मतलब है ओवम, अंडे को विकसित करने वाला हार्मोन, एफएसएच हार्मोन। वो किस पर काम करेगा? ओवरीज पे, क्योंकि अंडा कहाँ बनता है? अंडा ओवरीज में बनता है। समझ में आ रहा है? तो ओवरीज पे जब वो काम करेगा तो ओवरीज से कौन से दो हार्मोन निकलते हैं? मैंने आपको बताया, एक प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, एक एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ओवरीज से निकलते हैं। ओवरीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। अगर ये नहीं होंगी तो फीमेल कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, क्योंकि ना तो अंडा बनेगा, ना अंडा बनेगा तो वो ओवल्यूशन किस चीज़ का होगा, फर्टिलाइजेशन किस चीज़ का होगा। अंडा नहीं बनेगा तो आपके ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही नहीं निकलेंगे, उसमें ना तो कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ना उसमें कभी तुम्हारे ये बच्चे को जन्म दे सकती है। बच्चा तो बनने की दूर बात है, ओवल्यूशन ही नहीं होगा। तो ओवरीज इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब ये ओवरी है, इसको मैं बड़े से दिखाती हूँ। क्लियर? पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अच्छा हाँ, और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाती है? यूमेनोरिया। ये टर्म याद कर लेना, यूमेनोरिया। यूमेनोरिया का मतलब है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, लाइक वजाइना में कोई प्रॉब्लम है, लाइक एजेनेसिस है, एट्रेसिया की कोई प्रॉब्लम है, तो क्रिप्टोमेनेरिया होगा। क्या होगा? क्रिप्टोमेनेरिया की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। इसमें ब्लीडिंग होगी ही नहीं फीमेल्स को, या तो यूट्रस से ब्लड पास आउट ही नहीं होगा, या यूट्रस में ब्लड नहीं होगा। होता है ना किसी किसी फीमेल्स में, उन्हें काफ़ी टाइम तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या किसी को पीरियड्स आते ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में पीरियड्स आते हैं। वो जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिप्टोमेनेरिया कहलाती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाती है? यूमेनोरिया। और जो आपके अगर हम एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वो क्या कहलाएगी? क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगी? क्रिप्टोमेनोरिया। समझ में आ गया? वजाइना में या तो एजेनेसिस की प्रॉब्लम है या एट्रेसिया की प्रॉब्लम है वजाइना में। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप वो समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओवराइन चेंजेस पढ़ेंगे एंड यूटेराइन चेंजेस पढ़ेंगे। क्या क्या चेंजेस ओवरीज में होते हैं, क्या क्या चेंजेस यूट्रस में होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी की एज क्या होती है लड़कियों में? 10 से 16 साल। जब क्या आता है? पहला मिनार्की आता है। फर्स्ट मिनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और फिर वो क्या होती है? हर 28 दिन पर क्या होती है आपके? रिपीट होती है। ये जो साइकिल है, जो नॉर्मल अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो हर 28 डेज पे वो रिपीट होती है। एक साल में एक महिला को 13 मेंसेस होते हैं। कितने होते हैं? 13 मेंसेस, मतलब 13 बार उसको पीरियड होता है, ठीक है। 13 बार पीरियड्स, हम पीरियड्स बोलेंगे, नॉर्मल फीमेल्स समझ जाएंगे और भी सब लोग समझ जाएंगे। पीरियड्स जो आप बोलते हैं कि मुझे पीरियड आ गया, जो फीमेल्स बोलती हैं, तो एक साल में नॉर्मल कितने पीरियड देखने के लिए मिलेंगे? 13, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज क्या है? जिसको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपके चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है, रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, जिसमें महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती है। आपके क्या कहते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें देखने के लिए मिलेगी, वो होती है 15 से 45 साल। 15 से 45 साल मतलब कितने साल का समय हो गया आपके? 30 साल का समय हो गया। कितने साल का समय हो गया? 30 साल का समय। तो इस 30 साल के समय में 400 मेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। कितने मेंसेस देखने के लिए मिलेंगे एक फीमेल में? 15 से 45 साल रिप्रोडक्टिव एज है,
जो कि कितने साल का समय हो गया, लगभग 30 साल का समय हो गया। कितने मेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, 400 मेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करें कितना ब्लड लॉस होता है, तो कम से कम 20 से 80 ml ब्लड लॉस होता है एक मेंसेस में। कितना ब्लड लॉस होता है, 20 to 80 ml ब्लड लॉस होता है। एवरेज 35 ml ब्लड लॉस होता है एक मेंसेस में, एक पीरियड में। अगर आपके महीने में एक बार पीरियड आ रहे हैं फीमेल के, तो लगभग 35 ml ब्लड लॉस होता है। 35 ml ब्लड होता है, साथ ही 35 ml फ्लूइड होता है, ठीक है। टोटल ब्लड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, केवल फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल ब्लड की बात कर रहे हैं। तो एक महिला के शरीर से उसके एक पीरियड में, एक मेंसेस में 35 मिलीलीटर ब्लड का लॉस होता है। समझ में आ गया। आप सुनो, अगर एक महिला प्रेग्नेंट है और उसके जो है पेट में गर्ल्स चाइल्ड है, गर्ल फीटस है, और वो 20 वीक का है, ठीक है, 20 वीक का है, तो उसके अंदर जो 7 मिलियन फॉलिकल होंगे। मतलब समझ में आया। उसमें भी तो सारा अंदर ओवरीज वगैरह डेवलप हो रही होंगी, तो उसके अंदर कितने फॉलिकल होंगे, कितने आपके फॉलिकल पाए जाएंगे उसके ओवरीज में, 7 मिलियन, ठीक है। बर्थ के टाइम पर वो कितने रह जाएंगे, केवल 2 मिलियन, ठीक है। और प्यूबर्टी तक आते आते वो फॉलिकल कितने हो जाएंगे, केवल 4 लाख। कितने हो जाएंगे, 4 लाख। प्यूबर्टी के टाइम पर फॉलिकल कितने हो जाएंगे, 4 लाख। प्यूबर्टी की एज मैंने क्या बताई फीमेल्स में, 12 to 16 ईयर्स, ठीक है। जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फीमेल्स को, मैंने आपको डिलेड प्यूबर्टी भी बताया है और समय से पूर्व वाली प्यूबर्टी भी बताया है, समय के बाद वाली प्यूबर्टी भी बताया है। मीनोपॉज आते आते जो मतलब 45 साल से पहले मीनोपॉज आ जाएगा, या 45 साल में मीनोपॉज आएगा, तो कितने आपके फॉलिकल रह जाएंगे, लेस देन 10,000। कितने रह जाएंगे, सॉरी, लेस देन 10,000। कितने रह जाएंगे, लेस देन 10,000, 10,000 या 10,000 से भी कम। मेरी बात समझ में आई। आई रिपीट, मेरे जो ये पॉइंट्स है फिर से रिपीट कर देती हूँ। 12 से 16 साल की एज आपके प्यूबर्टी एज होती है, जिसमें पहला मीनार्की साइन आता है। मैंने आपको साइंस पढ़ाए हुए हैं, प्यूबर्टी के सारे साइन बताए हुए हैं। तो मीनार्की क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्लियर है। 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर 1 साल की बात करें तो महिला में 13 मेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, 13 पीरियड्स देखने के मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव एज क्या है, 15 से 45 साल, लगभग 30 साल का समय है। इस 30 साल के समय में 400 मेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 400 बार पीरियड्स होगा एक फीमेल को। बात करें कितना ब्लड लॉस होगा, तो 20 से 80 ml। हर किसी की बॉडी अलग अलग है, किसी को 20 ml होगा, किसी को 80 ml तक ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज ब्लड, अगर ब्लड लॉस की बात करें, एवरेज कितना ब्लड लॉस होता है, तो वो होता है 35 ml। कितना होता है, 35 ml ब्लड लॉस होता है एक पीरियड में, ठीक है। इसके बाद क्या करें, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके अंदर जो फीटस है वो फीमेल है, तो उस फीमेल फीटस के अंदर, और वो 20 वीक्स का है, तो 7 मिलियन फॉलिकल होंगे। जब उसका जन्म हो जाएगा फीटस का, तो 4 मिलियन फॉलिकल होंगे, सॉरी 2 मिलियन फॉलिकल होंगे। प्यूबर्टी के एज तक आते आते उस लड़की के जो फॉलिकल हैं उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 लाख हो जाएंगे। और मीनोपॉज तक आते आते उस महिला के जो फॉलिकल हैं वो कितने हो जाएंगे, 10,000 से भी कम हो जाएंगे। इतने पॉइंट समझ में आ गया, ठीक। अब हम बात करेंगे आपसे ओवेराइन चेंजेस की। क्या चेंजेस होते हैं, मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में समझाया था कि कुछ परिवर्तन होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ओवरीज में होते हैं, कुछ परिवर्तन यूट्रस में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ओवेराइन चेंजेस की। ओवेराइन चेंजेस मतलब ओवरी में होने वाले चेंजेस। पहले ओवरी देख लो, ये ओवरी है, ये ओवरीज है। ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं, पेयर में होती हैं, ठीक है। ओवरी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, पेयर में होती हैं। इनमें होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ओवेराइन चेंजेस कहलाते हैं, ओवरी के अंदर होने वाले परिवर्तन। अब क्या बताया था हमने, हाइपोथैलेमस ने क्या करा, जीएनआरएच को निकाला। जीएनआरएच ने किस पे वर्क किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया। मेरे साथ साथ बोलते चलो, मुंह बंद करके मत बैठो। एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालती है, एफएसएच निकालती है और एलएच निकालती है। तो पहले एफएसएच क्या करेगा, दोनों निकालती है, ये नहीं कि पहले एफएसएच निकाले फिर एलएच निकाले, दोनों को रिलीज किया है। लेकिन अभी हम पहले स्टार्टिंग करेंगे एफएसएच से, क्योंकि एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब ओवम, oocyte, अंडे को विकसित करने वाला हार्मोन, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब ये जो एफएसएच है ये क्या करेगा, देखो ये एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल की ग्रोथ करेगा। जैसे मैंने आपको बताया प्यूबर्टी की एज तक आते आते कितने फॉलिकल बचते हैं, 4 लाख फॉलिकल बचते हैं, ठीक है। ये फॉलिकल या ओवम पर वर्क करता है, जो कहाँ होते हैं, ओवरी पे होते हैं। अब जब ओवरी में होते हैं तो क्या बनेगा, फॉलिकल ग्रोथ करेगा, कोई एक फॉलिकल ग्रोथ करेगा, फॉलिकल एक ग्रोथ करेगा। क्यों, क्योंकि मिलियंस ऑफ फॉलिकल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एफएसएच काम करेगा तो कोई एक डोमिनेट फॉलिकल होगा, मतलब कोई एक ऐसा फॉलिकल होगा, कोई एक ऐसा ओवम होगा जो बड़ी तेजी से ग्रोथ करेगा, बहुत तेजी के साथ फास्ट ग्रो करेगा। क्योंकि एक एग, एक स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करता है, एक स्पर्म एक ही एग पे वर्क करता है।
तो जो वो डोमिनेट फॉलिकल होगा, जो एकदम से तेजी से डेवलप हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या निकालेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या निकालेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। मैंने लिखा हुआ है क्या निकालेगा ग्राफियन फॉलिकल? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन देखो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव काम करेगा। ये अब एफएसएच के फंक्शन को कम करेगा। अब मुझे आंसर दो, क्यों कम करेगा एफएसएच के फंक्शन को? अरे भाई इसलिए कम करेगा एफएसएच के फंक्शन को, सप्रेस करेगा, वरना और फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगे। हमें और फॉलिकल मैच्योर की ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एक ही स्पर्म एक ही फॉलिकल को मैच्योर करता है। वो डिपेंड करता है आपके कुछ फीमेल्स में कि उनको ट्रिपलेट हो जाते हैं। मैं वो तो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक की बात हो गई कि या तो एक अंडा टूट के 2 बच्चे बनते हैं या 2 अंडे भी फर्टिलाइज हो सकते हैं। वो इसी वजह से होते हैं। एफएसएच की जो एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए जो एस्ट्रोजन है वो नेगेटिव काम करने लगता है। ये यहाँ पर क्या करने लगता है? ये एफएसएच को ही सप्रेस करने लगता है। एफएसएच से कहता है अरे भाई अब रुक जाओ, अब एक ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। अब तुम जो फॉलिकल को डेवलप करने के लिए हार्मोन निकाल रहे हो अपने अंदर से, वो रोक दो। जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो क्या होगा? अब एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? नेगेटिव काम कर रहा है, एफएसएच के फंक्शन को कम कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। क्यों? वरना और फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगे। अब जो ग्रोइंग फॉलिकल है, वरना वो क्या होगा? ओव्यूलेशन करेगा। ये सब कहाँ होता है प्रोसेस? ये सब ओवरी में होता है। इसी को ओवेराइन चेंजेस बोलते हैं, ठीक है? एस्ट्रोजन एफएसएच को तो कम कर देता है, यहाँ पे एलएच को स्टिमुलेट कर देता है। एलएच हार्मोन भी तो निकल रहा था, 2 हार्मोन निकल रहे थे ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो एलएच है ये मैच्योर ग्रोइंग फॉलिकल जो क्या बन चुकी है? ग्राफियन फॉलिकल, इस पे काम करता है, ठीक है? ग्राफियन फॉलिकल पे एलएच काम करता है। मैंने बताया ना एस्ट्रोजन क्या कर देगा? माइनस कर देगा। एफएसएच के काम को कम कर देगा और एलएच के काम को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। एलएच किस पे काम करेगा? एलएच आपके ग्राफियन फॉलिकल पे क्या काम करेगा? क्योंकि जो मैच्योर फॉलिकल है उसका नाम क्या हो गया? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? यहाँ पर रप्चर हो जाएगा। रप्चर मतलब फट जाएगा, और फटते ही इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओवम रिलीज हो जाएगा। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी, पूरी पिक्चर के तहत समझाऊंगी, ठीक है? जैसे ही एलएच इस पे जो है ग्राफियन फॉलिकल पे काम करेगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, और ओवम उसमें से रिलीज हो जाएगा। और ओवम को कौन सक कर लेगा? आपके फैलोपियन ट्यूब सक कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जो टुकड़े बचे ग्राफियन फॉलिकल के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे कार्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्पस ल्यूटियम, Cl, ठीक है? यहाँ से आपके जो है ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगी। चलो अब मैं एक पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। ये देखो, ये तो तुमने समझ लिया ओवरी है, ये है ओवरी। ये वाली ओवरी जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये ओवरी है। यहाँ पे देखिए, ये भाई कितने सारे oocyte थे, कितने सारे ओवम थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? धीरे 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 एक oocyte डेवलप हो रहा है। एक oocyte डेवलप हो रहा है मतलब एक फॉलिकल डेवलप हो रहा है। डेवलप होते होते ये क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे मैंने आपको बताया कौन सा हार्मोन काम करेगा? एलएच। यहाँ पर कौन सा हार्मोन काम कर रहा था? एफएसएच। एफएसएच क्या कर रहा था? इन सब के ऊपर काम कर रहा था। इनमें से कोई एक जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है? और एक डेवलप होकर आपके क्या बना? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना। जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, इसके ऊपर एलएच काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही काम करता है, ये देखो ग्राफियन फॉलिकल फट गया, और फट के क्या बाहर निकल गया? आपके ओवम बाहर निकल गया। ये फट गया, रप्चर हो गया। और इसके जो ये टुकड़े हैं ये किस में बदल गए? ये कार्पस ल्यूटियम में बदल गए। किस में बदल गए? कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया है। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस आ जाएंगी, या तो ये अंडा फर्टिलाइज होगा या ये अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा। और ये कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा? फ्यूचर क्या है कार्पस ल्यूटियम का? अब ये जो टुकड़े बचे हैं कार्पस ल्यूटियम, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, फट गया, इसके जो टुकड़े हैं कार्पस ल्यूटियम, इनका क्या काम है? चलो पढ़ते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है? ये देखो इतने सारे अंडे थे, इसमें से कोई एक जो है ग्राफियन फॉलिकल बना, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और ये क्या हो गया? रप्चर्ड हो गया, फट गया। और ये जो oocyte है, ये जो ओवम है, ये किसके द्वारा सक हो रहा है? ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। और ये क्या है? इसके फिम्ब्राए। ये फिम्ब्राए लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कितना बढ़िया डायग्राम है, साफ समझ में आ रहा है।
कि यहाँ पर इसने क्या कर लिया, ओवम को सक कर लिया, और ये क्या बच गए, अब ये जो टुकड़े हैं ये क्या बच गए, ये आपके येलो येलो कलर के कार्पस ल्यूटियम होते हैं। कार्पस ल्यूटियम का कलर क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। समझ में आ रही, मैं बता रही हूँ। अब अभी तक कौन सा हार्मोन निकल रहा था, एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था। एस्ट्रोजन क्यों निकल रहा था, क्योंकि फॉलिकल को डेवलप करना था। फिर एस्ट्रोजन क्या करता है, एफएसएच के ही काम को कम कर देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ा देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से अब आपके क्या बच गया, कार्पस ल्यूटियम बच गया, जो कि येलो कलर के होते हैं। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम पे दो कंडीशन है, या तो ये अंडा जो है आपके फर्टिलाइज होगा या फर्टिलाइज नहीं होगा, या तो ये फर्टिलाइज होगा। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम है इसका फ्यूचर क्या होगा। मैच्योर जो कार्पस ल्यूटियम है यही प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। ये जो कार्पस ल्यूटियम बन गए, ग्राफियन फॉलिकल थे पहले, ग्राफियन फॉलिकल फट गया, ओवम रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। अब ये जो बचे हुए इसके टुकड़े हैं ये कार्पस ल्यूटियम कहलाते हैं। यही कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन बेसिकली आपसे पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ओवरी से। ओवरी में के अंदर ही तो ये सब कुछ हो रहा है, ये सारे चेंजेस ओवरी के अंदर तो हो रहा है। ओवरी के अंदर जो इतने सारे आपके ये फॉलिकल थे, जो कि मैंने आपको बताया प्यूबर्टी के टाइम पे 4 लाख आपके फॉलिकल बचते हैं। तो इतने सारे फॉलिकल के ऊपर कौन काम कर रहा था, एफएसएच काम कर रहा था। अब एफएसएच ने क्या करा, कोई एक ऐसी थी जो बहुत तेजी से डेवलप हो गई। डेवलप होके क्या बन गई, ग्राफियन फॉलिकल बन गई। ग्राफियन फॉलिकल पे अब कौन सा काम करेगा, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा, क्योंकि 2 हार्मोन निकले थे ना एंटीरियर पिट्यूटरी से, एफएसएच और एलएच। एलएच क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल पे जैसे ही काम करेगा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, फटते ही ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब ये क्या बच गया, इसके जो टुकड़े ये क्या बन गए, कार्पस ल्यूटियम बन गया। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है। तो दोनों कंडीशंस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो प्रेगनेंसी होगी या प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है, और जो कहाँ से सिक्रीट होता है, कार्पस ल्यूटियम से। थोड़ा अमाउंट एस्ट्रोजन का भी होता है, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोजन बिल्कुल खत्म हो गया, एस्ट्रोजन भी होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो आपके प्रोजेस्टेरोन का होता है। चलिए अब फ्यूचर ऑफ कार्पस ल्यूटियम समझते हैं हम क्या होगा, जो ओवरी के अंदर बचा है। ये देखिए फ्यूचर ऑफ कार्पस ल्यूटियम, यहाँ पर 2 कंडीशंस होंगी। मैंने आपको बता दिया, ओव्यूलेशन हो गया है तो या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन कब नहीं होगा, मतलब ओवम जो ओव्यूलेशन हुआ है उसको आपको क्या है, स्पर्म या तो मिलेगा या स्पर्म नहीं मिलेगा। अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम जो है वो आपके चेंज इनटू कार्पस मेंस्ट्रुआलिस, किस में चेंज हो जाएंगे, कार्पस मेंस्ट्रुआलिस। ठीक है, फिर ये कार्पस मेंस्ट्रुआलिस किस में चेंज होगा, कार्पस एल्बिकेन्स में चेंज होगा। कार्पस ल्यूटियम का जो कलर होता है वो येलो होता है, कार्पस एल्बिकेन्स का कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है। अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। और धीरे धीरे क्या होगा, ये कार्पस एल्बिकेन्स जो होंगे ये डिसअपियर हो जाएंगे 28 दिन में। 28 दिन में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कार्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम वेरनम में। किस में चेंज हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम वेरम में, सॉरी वेरम, कार्पस ल्यूटियम वेरम में। और 3 महीने तक ये कार्पस ल्यूटियम आपने अगर पढ़ा होगा तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जाइगोट को एक येलो कलर का पदार्थ नरिश करता है। वो येलो कलर का पदार्थ क्या होता है, एक तो यूटेराइन मिल्क होता है, इसके साथ साथ ये कार्पस ल्यूटियम होता है, येलो कलर का होता है। ये 3 महीने तक आपके जाइगोट को नरिश करता है और 3 महीने के बाद ये कार्पस ल्यूटियम ही प्लेसेंटा में चेंज हो जाता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये कार्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा बनाता है। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई, दिमाग में समझ में आया। इस कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, ओव्यूलेशन हो चुका है। चलो पिक्चर पे चलते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। यहाँ पर है पिक्चर, ये पिक्चर है, ठीक है। ये सारे तुम्हारे क्या थे, फॉलिकल थे। कोई एक फॉलिकल क्या हुआ, डेवलप हो गया, क्या बन गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, रप्चर हो गया, और रप्चर होके क्या हो गया, आपके ओव्यूलेशन हो गया, अंडा बाहर निकल गया। ये अंडा किसने सक कर लिया, अंडा आपने आपकी फैलोपियन ट्यूब ने सक कर लिया, ठीक है। अब 2 कंडीशन होंगी। ये जो टुकड़े हैं ये कार्पस ल्यूटियम कहलाते हैं। कार्पस ल्यूटियम देखो, इसमें ब्लड भरा होता है, स्पेस फिल्ड विद ब्लड, और ये येलो कलर के होते हैं। यही चीज़ नरिशमेंट देती है, किसको नरिशमेंट देती है, आपके जाइगोट को नरिशमेंट देती है, ठीक है, 3 महीने तक। अगर
और मैंने बताया ना फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये प्लेसेंटा में बदल जाएगा 3 महीने के बाद, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा। ये लिखा है कार्पस एल्बिकेंस, और ये कैसे होते हैं, वाइट कलर के। और 28 दिन बाद ये डिसअपियर हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा ब्लड के साथ, और क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी, ब्लड हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ, समझ में आ गया। और अगर ये कार्पस ल्यूटियम, ये जो जाइगोट, ये जो आपके अंडा निकल के गया है, अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदलेगा, कार्पस ल्यूटियम वेरम में बदलेगा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम वेरम में बदलेगा, और कार्पस ल्यूटियम वेरम में बदलने के बाद 3 महीने तक ये कार्पस ल्यूटियम वेरम ऐसे ही येलो कलर का रह करके नरिश करता रहेगा आपके जाइगोट को, फीमेल के जाइगोट को, और फिर 3 महीने के बाद ये प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है, प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। किसके लिए, नरिशमेंट देने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे फीटस भी बढ़ता है, बच्चा भी बढ़ता है, तो प्लेसेंटा की जरूरत पड़ती है। तो कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट होता है, प्लेसेंटा में कन्वर्ट होता है। आप समझ में आ गया प्लेसेंटा बॉडी में कहाँ से बनता है? क्लियर है। तो ये थे यूटेराइन चेंजेस। किसके अंदर परिवर्तन हो रहे थे इतने सारे, यूटेराइन के अंदर परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, अब हम ओवेराइन चेंजेस, किसके अंदर परिवर्तन थे, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं ओवरी के अंदर। अब हम बात करेंगे चेंजेस होते हैं कुछ यूट्रस के अंदर भी। क्या चेंजेस होते हैं यूट्रस के अंदर? जब मैंने कल आपको यूट्रस पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तब मैंने आपको बताया था इसकी 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये हिंदी में भी लिख दिया है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। सबसे भारी भित्ति क्या कहलाती है आपके, पेरीमेट्रियम कहलाती है। ठीक है, इसी को परिगर्भाशय भी बोलते हैं। मध्य की भित्ति क्या कहलाती है, पेशी स्तर या मायोमेट्रियम। मैंने आपको बताया था ये सबसे थिक लेयर होती है मायोमेट्रियम। इसमें क्यों थिक होती है, क्योंकि जितनी भी ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं वो सब मायोमेट्रियम में होती हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर का स्तर क्या कहलाता है, अंत स्तर या एंडोमेट्रियम। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है साफ साफ कि ये वाला जो लेयर है ये क्या है, एंडोमेट्रियम, जो मैंने अभी रेड किया ये क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट, और ये बहुत जरूरी है आपको जानना। कौन सी 2 लेयर होती हैं, देखो ये 2 लेयर होती हैं। एक होती है आपके बेसल लेयर, नॉर्मल बेसल लेयर होती है, और एक आपकी होती है ये फंक्शनल लेयर। ठीक है, एक होती है आपके ये फंक्शनल लेयर। तो यूटेराइन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, जो ये एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यही फंक्शनल लेयर क्या होती है, ये देखो शेड हो गई, शेड खत्म हो जाती है, ये फंक्शनल लेयर खत्म हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है, यूट्रस में भर जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लड। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये जो आपके एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है ये इतनी थिक होती है, 6 mm तक आपके थिक हो जाती है, और ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं आपको ये ऐसे बताती हूँ, एक बढ़िया सा ग्राफ दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 3 फेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, 28 दिन का समय होता है। देखो ये ग्राफ देखो, ये जो लाइन जा रही है बीच में, ये 14 दिन दिखा रही है। कितने दिन दिखा रही है, 14 डेज को। ठीक है, ये 14 डेज को दिखाती है, ये 14 डेज को दिखाती है। फेजेस देखो ये लिखी हुई है, 1 से 7 दिन ले लो या 1 से 5 दिन ले लो। 1 से 5 दिन का समय जो होता है ये मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। इसके बाद आपके जो 5 के बाद के मतलब 6 से आपके जो 14 दिन का समय होता है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज। ये लिखा हुआ है प्रोलिफेरेटिव फेज, या इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इसी में जो फॉलिकुलर फेज में यहाँ पे क्या हो रहा था, ये अंडा जो था ग्रोइंग फॉलिकल बन रहा था, ग्रोइंग फॉलिकल से क्या हो रहा था, रप्चर हो गया ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल, और oocyte बाहर निकल गया। ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। 14वें दिन क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगी। ये देखो, इसमें भी ये सेम लिखा हुआ है, ये पूरा बन रहा है, ये ओवेरिन साइकिल है। आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो हिस्सा है ये ओवरी है, और ये हिस्सा जो है ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये ओवरी है। ठीक है, ये ऊपर ओवरी है, ये नीचे यूट्रस है। अब देखिए क्या हो रहा है, 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहली फेज होती है आपके मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फेज होती है प्रोलिफेरेटिव फेज, या इसको बोलते हैं आप फॉलिकुलर फेज, मतलब अंडे का बनना, और तीसरी फेज होती है सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो 28 दिन का समय होता है। तो ये 0 से 14, ठीक है, 14 डेज, और 14 डेज के बाद ये 28 डेज। अब 0 से 5 डेज का समय या 7 डेज का समय क्या कहलाता है, मेंसेस कहलाता है।
ऊपर देखिए क्या हो रहा है, एफएसएच और एलएच जो थे बिल्कुल धीरे धीरे फिर से डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेंसेस हो गया। ये जो आपके एंडोमेट्रियम लेयर थी ये देखो शेड हो गई है। शेड मतलब नीचे को गिर गया है ग्राफ, ये खत्म हो गई है। एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है, मेंसेस होता है। फिर दोबारा से क्या होता है, दोबारा से आपके पॉलीफेरेटिव फेज आती है या फॉलिकुलर फेज आती है, अंडे के बनने की फेज आती है। तो क्या होता है देखो, धीरे धीरे जो आपके एस्ट्रोजन है, जो एफएसएच है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये बढ़ रहे हैं, देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। अभी प्रोजेस्ट्रॉन इधर बढ़ेगा। तो 7 से 14 या 5 से 14 की फेज क्या कहलाती है, आपके फॉलिकुलर फेज कहलाती है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी जो खत्म हो गई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है धीरे धीरे। और यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, ओवराइन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये धीरे धीरे ये जो एक ओवरी था या जो एक ओवम था, जो एक फॉलिकल था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। 14वें दिन पर आके 14th डेज पे आके ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर हो जाता है। रप्चर क्यों होता है, क्योंकि इस पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करता है। देखो सबसे ऊपर हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। सबसे ऊपर ग्राफ किस चीज का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है। और एफएसएच जो ब्लू कलर का था उसका ग्राफ गिर चुका है, क्योंकि एस्ट्रोजन ने एफएसएच की जो एक्टिविटी थी वो क्या कर दी है, धीमी कर दी है। और ये रप्चर हो गया, ये रप्चर मतलब फट गया। तो अब जो 14 दिन के बाद 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ ना, तो 14 दिन के बाद 15वां से लेके 28 तक की जो फेज कहलाती है वो सिक्रीटरी फेज कहलाती है या ल्यूटियल फेज कहलाती है। कौन सी फेज कहलाती है, ल्यूटियल फेज। अब इसमें 2 कंडीशन होती हैं, मैंने आपको बताया, या तो अंडा फर्टिलाइज होगा या अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल थे, ओवराइन में क्या होता है, ओवराइन में आपके ये क्या हो जाते हैं, ओवराइन में आपके कार्पस ल्यूटियम बन जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये देखो, ये जो जो एंडोमेट्रियम की जो ये आपके लेयर थी, फंक्शनल लेयर थी, वो देखिए कितनी थिक होती जा रही है, कितनी मोटी होती जा रही है। ये थिक ही रहेगी और पूरी प्रेगनेंसी थिक रहेगी, क्योंकि ये और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो दोनों सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को। किस फेज में, आपके सिक्रेटरी फेज में या ल्यूटियल फेज में। अब देखो प्रोजेस्ट्रॉन का देखना ग्राफ, ये देखो प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे गिरा हुआ था, बिल्कुल गिरा हुआ था, और देखो कितना हाई है ल्यूटियल फेज में। देख रहे हैं आप ल्यूटियल फेज में कितना हाई है प्रोजेस्ट्रॉन का ग्राफ, देखिए ये प्रोजेस्ट्रॉन तो है पर्पल कलर से। प्रोजेस्ट्रॉन क्यों हाई है यहाँ पे, क्योंकि 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये जो अंडा है ये फर्टिलाइज होगा या ये अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर 2 फेज, इसको ल्यूटियल फेज बोल सकते हैं, सिक्रेटरी फेज बोल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 0 से लेकर के 28 दिन की साइकिल लिखी हुई है, ठीक है। ये 14 डेज जो है, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो 0 से 5 दिन की जो अवस्था होती है वो आपके मेंसेस की होती है। देख रहे हो ये जो मैंने बताया था फंक्शनल लेयर है, ये शेड हो जाती है, बिल्कुल झड़ जाती है। आप देखिए इसकी थिकनेस कितनी कम रह गई यहाँ पर, कितनी कम, बिल्कुल ये ग्राफ देख रहे हो नीचे को जा रहा है, ऐसे नीचे को जा रहा है, मतलब ये झड़ रही है, खत्म हो रही है। और एफएसएच और एलएच भी क्या हो गए हैं, जब एफएसएच एलएच है तो वो भी गिर गए हैं। और प्रोजेस्ट्रॉन, और ये देखो ये सारे जो तीनों थे, एस्ट्रोजन, इनहिबिडिन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों हार्मोन भी देखो यहाँ पर बिल्कुल गिर गए। क्यों क्यों गिर गए हैं, तीनों का लेवल क्यों गिर गया है, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसका जो एग था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। ल्यूटिनाइजिंग वो जो आपके कार्पस ल्यूटियम था वो भी डिसअपियर हो गया। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल एकदम गिर गया, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन और कार्पस ल्यूटियम किसको सपोर्ट करते हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। जब अंडा फर्टिलाइज हुआ ही नहीं तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी गिर गया, आपने देखा, और कार्पस ल्यूटियम देखिए कैसा सिकुड़ गया। अब जब ये दोनों सिकुड़ गए तो कौन सी फेज आएगी, आपके साइकिल कौन से रिपीट होगी, महीने भर के बाद मेंसेस स्टार्ट होंगे ना। तो मेंसेस में देखो ये जो लेयर ये थिक होती जा रही थी, ऐसे बढ़ती जा रही थी एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर, ये एकदम गिर गई, शेड हो गई, गिर गई। और सारा जो लेवल है इस समय एस्ट्रोजन का और ये सब एफएसएच का लो है। लेकिन धीरे धीरे फिर एफएसएच और एलएच निकलते हैं और धीरे धीरे देखो ये छोटे अंडे इनको डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी साइकिल आएगी ना। मैंने क्या बताया, रेगुलर साइकिल है ना, रेगुलर आने वाली साइकिल है 15 से 45 साल तक की। ये ऐसी साइकिल नहीं है कि एक बार आई और खत्म हो गई, 28 दिन की रेगुलर साइकिल है, ठीक है। तो बार बार यही फेजेस आएंगी ना। जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम जो है वो कार्पस एल्बिकेंस में नहीं बदलेगा, बल्कि किस में बदल जाएगा, प्लेसेंटा में बदल जाएगा। और ये जो एंडोमेट्रियम की ये जो फंक्शनल लेयर है ये चौड़ी की चौड़ी रहेगी, इसकी थिकनेस कम से कम 6 mm हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये खत्म नहीं होगी। और ये खत्म होती है तभी तो यूट्रस में ब्लड भरता है। फंक्शनल लेयर खत्म हो जाती है, शेड हो जाती है, तभी तो यूट्रस में ब्लड भरता है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए ग्राफियन फॉलिकल पे कौन सा हार्मोन वर्क करता है, मैंने आपको बताया था LH वर्क करता है। देखो LH का लेवल यहाँ कितना हाई है LH का लेवल ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये रप्चर हो रहा है, ये oocyte बन रहा है। oocyte मतलब अंडा निकल के आ गया है बाहर। तो ये 3 फेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। पहली फेज होती है आपकी मेंस्ट्रुएशन 1 से 5 दिन की, जिसमें ब्लीडिंग होती है, बाहर ब्लड आता है। दूसरी फेज को कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर आपके फॉलिकल फेज। इसमें फिर से दोबारा से FSH और LH क्या होते हैं, धीरे धीरे इनका इंक्रीज होता है, इनका लेवल बॉडी के अंदर। हाइपोथैलेमस धीरे धीरे इनका लेवल इंक्रीज करवाता है और फिर से जो है इतने सारे फॉलिकल होते हैं, उनमें से कोई एक फॉलिकल क्या होता है, डेवलप होकर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और फिर कौन सी फेज आती है, 14वें दिन पर क्या होता है, मैंने आपको बताया 14 डेज पर जो है आपके ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओव्यूलेशन निकल जाता है। तो ये जो 14 से लेके 15-16 के जो दिन होते हैं ना, कि हाईएस्ट दिन होते हैं किसी भी फीमेल के प्रेग्नेंट होने के। हाईएस्ट चांस होता है उसके मेंस्ट्रुएशन के 14वें या 15 दिन की वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन की जब खत्म होती है, उसका जो 14वां 15वां दिन होता है, मेंस्ट्रुएशन कब खत्म हुआ, 5वें दिन खत्म हुआ, तो 5वें दिन के बाद 14वां दिन कब पड़ेगा, 15वां दिन कब पड़ेगा, उस समय फीमेल का सबसे ज़्यादा हाई चांस होता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, अंडा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर उसे स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, और अगर स्पर्म नहीं मिला तो कौन सी फेज आ जाती है, सिक्रेटरी फेज आ जाती है। सिक्रेटरी फेज आते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होगा, आपके ये जो एंडोमेट्रियम की ये जो फंक्शनल लेयर थी एंडोमेट्रियम की, ये क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी, गिर जाएगी, ये देखो। और ये क्या हो जाएगा, ल्यूटियल फेज में ये ब्लड भर जाएगा, ये ब्लड भर जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये ब्लड आपके इसमें भर जाएगा। अब यूट्रस के अंदर अगर ब्लड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं हिमेटोमेट्रा। क्या बोलते हैं, हिमेटोमेट्रा। समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, यूट्रस के अंदर ब्लड भरा है, बाहर कैसे आएगा ब्लड? कोई फीमेल अपने आप निकालती है या कुछ सेंसेशन होगा? जब इतना कुछ करने के लिए FSH LH हाइपोथैलेमस काम करती है, तो क्या यूट्रस से ब्लड खुद बाहर निकल जाएगा? जी नहीं। अब देखिए क्या होगा, ये बात कि यूट्रस में ब्लड भरा हुआ है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है, यूट्रस से बाहर निकालना है, हाइपोथैलेमस फिर काम करेगा। हाइपोथैलेमस आपकी काम करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। पहले किस पे काम किया था, आगे वाले भाग पे पिट्यूटरी के। अब भाग करेगा पीछे वाले भाग पे पिट्यूटरी के। ठीक है, और वहां से निकलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और फिर ये ऑक्सीटोसिन आके आपके यूट्रस पे, फीमेल के यूट्रस पे वर्क करेगा और इसको ब्लड को वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकालेगा। ठीक, समझ में आया। अब एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो लेयर थी फंक्शनल लेयर, ये एक तो बेसल लेयर होती है और एक फंक्शनल लेयर होती है, 2 लेयर होती हैं। फंक्शनल लेयर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर बिल्कुल खत्म हो जाती है, देख रहे हो ना, शेड हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है, इसकी जो थिकनेस है वो केवल 1 mm रह जाती है जब मेंस्ट्रुएशन आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वैसोडाइलेशन की वजह से होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन वैसोडाइलेशन की तरह काम करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, और ये फंक्शनल लेयर क्या है, ये रक्त वाहिका ही है एक तरीके से, इसको चौड़ा करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है आपके हाइपोक्सिया हो गया, नेक्रोसिस हो गया, मतलब जो अंडा है वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, उसको स्पर्म मिला ही नहीं, तो ये क्या हो जाता है, वैसो कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, मतलब रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, मतलब एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम सेल हैं वो मर जाती हैं। नेक्रोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम सेल हो जाता है, ये लिखा है नेक्रोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम। नेक्रोसिस मतलब सेल का मर जाना। जो एस्ट्रोजन हार्मोन था वो क्या कर रहा था, वैसोडाइलेशन कर रहा था, रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर रहा था, और प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अंडा तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, और जब अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसको बाहर भी तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन की जगह क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। जो रक्त वाहिकाएं हैं ये देखो सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ रही है ना, यहाँ पे कितनी फैली हुई है, कितनी चौड़ी है, ये लेयर कितनी चौड़ी है, ये रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाएंगी और एकदम से शेड हो जाएंगी, झड़ जाएंगी, इसका लेवल एकदम से गिर जाएगा। और जो है नेक्रोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम बोलते हैं ऐसे। नेक्रोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम मतलब एंडोमेट्रियम लेयर की जो सेल्स थी वो खत्म हो गई। एंडोमेट्रियम लेयर कहाँ पाई जाती है, यूट्रस में पाई जाती है। इसकी कितनी 2 परतें और होती हैं, एक होती है आपके बेसल लेयर, एक होती है आपके फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर जो है वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में खत्म हो जाती है, बहुत कम रह जाती है उसकी थिकनेस 1 mm। लेकिन अगर वहीं बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इसकी थिकनेस जो है वो 6 mm होती है। ठीक है, कितनी होती है, 6 mm, 6 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है इसकी थिकनेस। और ये जो है फंक्शनल लेयर, ये और जो आपके वो बोलते हैं उसे प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों आपके जो है
प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो आई होप ये है ल्यूटियल फेज। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड आपका बाहर निकलने लगता है वजाइना के थ्रू। 5 दिन तक जो है नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, किसी किसी में 7 दिन तक का पीरियड होता है। फिर वो दोबारा साइकिल शुरू हो जाती है। फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर ये यूट्रस में क्या होता है, धीरे 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 ये देख रहे हैं डेवलप होनी शुरू हो गई, धीरे 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 एंडोमेट्रियम लेयर फिर बनना शुरू हो गई, चौड़ी होती चली जा रही है, चौड़ी होती चली जा रही है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो आपके ऊ साइट हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल बन गया है। जब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन गया, LH इस पर काम करेगा, एस्ट्रोजन तो धीरे 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 कम हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये जो आपके मेंसेस फेज है और जो आपके ये प्रोलिफरेटिव फेज है या फॉलिकुलर फेज है, जब अंडा बनने वाली फेज है, उस समय देखो दोनों एस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्ट्रॉन दोनों एकदम, प्रोजेस्ट्रॉन बिल्कुल गिरा हुआ है, नॉर्मल है। इनहिबिटिन भी नॉर्मल है, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, सॉरी एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहली 2 फेजेस में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, एस्ट्रोजन। और जब वो साइड निकल जाता है तो कौन सा हार्मोन काम करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। पी से प्रोजेस्ट्रॉन, पी से प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अब जब यहाँ पर ये ओवुलेशन नहीं हुआ, कार्पस ल्यूटियम क्या हुआ, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो गया, डिसअपियर होने वाला है, तो सब लेवल गिर गए, तीनों का लेवल गिर गया, प्रोजेस्ट्रॉन भी गिर गया, एस्ट्रोजन भी गिर गया और आपके इनहिबिटिन भी गिर गया, तीनों गिर गए। ठीक है, इनहिबिन भी गिर गया। और फिर क्या हो जाता है, जैसे ये गिर गए तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, ये जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है, ये भी गिर जाती है, शेड हो जाती है, झड़ जाती है। और जिससे ब्लड किस में फिल हो जाता है, आपके यूट्रस में फिल हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये साइकिल हर महीने में 28 दिन पर आपके रिपीट होती रहती है, जब तक कि फिट जो ओव्यूलेशन के टाइम पर, उसके बाद अगर अंडे को आपके स्पर्म नहीं मिलता है तो ये रिपीट होती जाती है। और जब अंडे को आपके एग मिल जाता है तो क्या होता है, ना तो ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये शेड होती है, बल्कि चौड़ी की चौड़ी रहती है। कार्पस ल्यूटियम जो है वो आपके 3 महीने तक ऐसे ही रहेगा और अंडे को जो है सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बॉडी में बढ़ा रहेगा। और फिर क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम है ये किस में बदल जाएगा, आपके प्लेसेंटा में बदल जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक माई चैनल। ये PDF जो है आपको इजीली टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लर्निंग विद दिव्या से सर्च कर लेना टेलीग्राम का चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।